हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। मेंस करंट अफेयर्स की इस सीरीज में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पीएम गति शक्ति योजना। अब पीएम गति शक्ति योजना को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी रिसेंटली जो है ये पीएम गति शक्ति योजना लॉन्च की है। इस प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च दी गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। तो देखिए, इसमें इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए दो चीजें समझनी जरूरी हैं कि पहला क्या है कि पहला कोई ये एक स्कीम की तरह नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक नेशनल मास्टर प्लान है। किसके लिए एक प्लान है? फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। और ये स्कीम कहना चाहिए या फिर ये जो भी प्लेटफॉर्म है पीएम गति शक्ति, इसको क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में गति आएगी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ेगा, हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसको प्रमोट करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर विल प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का इतना फोकस है और वो डिफरेंट स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं। किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को बढ़ाया जाए, उसके लिए वो बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे हमने क्या डिस्कस किया था, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को डिस्कस किया था। 2019 के एंड में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है गवर्नमेंट लेकर के आई थी। और अब पीएम गति शक्ति, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार का फोकस है वो साफ देखने को मिल रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में भी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए हमने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम पीएम गति शक्ति को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पीएम गति शक्ति क्या है? पीएम गति शक्ति कोई नई स्कीम नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि कनेक्ट करेगा 16 लाइन मिनिस्ट्रीज को, जो कि डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती है। और देखिए, अभी पीएम गति शक्ति में सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चल रही है। आगे चल करके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनको इंक्लूड किया जा सकता है। बट फिलहाल जो है सरकार ने सिर्फ ये पीएम गति शक्ति को लिमिटेड रखा है, रेस्ट्रिक्टेड रखा है टू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी जो हम बात करेंगे वो सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं पीएम गति शक्ति में। इसीलिए जो 16 लाइन मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि रोड्स, रेलवेज, शिपिंग है, पेट्रोलियम एंड गैस है, पावर, टेलीकॉम, शिपिंग, एविएशन, इन मिनिस्ट्रीज को कनेक्ट करेगा। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। और इस कॉमन प्लेटफॉर्म की जरूरत क्यों थी? क्योंकि एक होलिस्टिक प्लानिंग होनी चाहिए। जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं, जिनको एग्जीक्यूट करना है, तो एक होलिस्टिक प्लानिंग होनी चाहिए। एक बिग पिक्चर हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए कि हमें किस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, उसमें कितना पैसा लगने वाला है, किस तरह के हमें क्लियरेंसेस लगने वाले हैं, इसमें किन एक्सपर्ट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन था, जो कि अभी तक नहीं होता था ठीक से, सब लोग अपने अपने सिलोज में काम कर रहे थे कि रोड मिनिस्ट्री को मतलब नहीं है कि पावर मिनिस्ट्री के केबल बिछने हैं कि नहीं बिछने हैं, है ना। पहले पता चला रोड बन गई अच्छी सी, नेक्स्ट डे आके पावर मिनिस्ट्री से कुछ लोग आए, उन्होंने केबल्स बिछाने थे अंडरग्राउंड, उन्होंने पूरी जो है रोड खोद करके डाल दी। तो ऐसा बहुत होता था, क्योंकि क्या होता था, प्लानिंग नहीं थी हमारी, हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था, इसलिए हमारा जो एग्जीक्यूशन होता था वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता था। तो इसलिए जरूरी थी कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले जहां पर कि हम ये सब चीजें डिस्कस कर पाए, ये जो ऑब्स्टेकल्स है, हर्डल्स है, इनको हम दूर कर पाए। तो इसी के लिए ये पीएम गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया है, डिवाइस किया गया है, जो कि 16 लाइन मिनिस्ट्रीज को कनेक्ट करेगा। पीएम गति शक्ति का एम क्या है? इसका एम है फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग होलिस्टिक प्लानिंग फॉर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। होलिस्टिक प्लानिंग होनी चाहिए। द प्रोजेक्ट्स विल बी डिजाइन्ड and executed with a common vision and will incorporate the infrastructure schemes of various ministries and state governments such as भारतमाला, सागरमाला। तो इसका जो मेजर एम है वो यही है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जहां पर कि हम जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो टॉप लीडरशिप जो विजन देती है कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, आप वो बताइए। हर मिनिस्ट्री जो है अपना प्रपोजल लेके आएगी इस प्लेटफॉर्म पर, वो बताएगी कि कैसे ये हेल्प करेगा, हमें किस किस और डिपार्टमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या फायदे इससे होंगे, हम कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ, कौन से एक्सपर्ट्स हमें चाहिए रहेंगे। साथ ही साथ इसके एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करेगा इन प्रोजेक्ट्स की। क्यों? क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी आपके प्रोजेक्ट्स की। ये तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां पर जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। तो जो कॉस्ट ओवररन होता था, ये डिले होता था बनने में, तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाता था कि 10 साल का टाइम दिया गया था, पता चला 25 साल 30 साल लग गए किसी फ्लाईओवर को बनने में, तो वो काम अब नहीं होगा। क्योंकि अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। काम डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस मिनिस्ट्री की वजह से हो रहा है बताइए, तो फिर कोऑर्डिनेट करके उसको दूर किया जाएगा। इसका कवरेज क्या होगा? देखिए, कवरेज सारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, एग्री एक्सपोर्ट जोन्स हैं, डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, उन पर फोकस किया जा रहा है कि वहां पर जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंप्रूव हो, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव हो। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, चाहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो, इंडस्ट्रियल पार्क्स हो, एक तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे लोगों को, दूसरा हमारे जो एक्सपोर्ट्स है उनको प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। क्योंकि यहीं पर क्या होता है, मेजरली इन्वेस्टमेंट आता है। दैट्स वाई जो कवरेज है उसमें इनको प्रायोरिटाइज किया गया है कि जो भी इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको पहले कनेक्ट कीजिए, पहले उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करिए, बाद में फिर बाकी जगह हम देखेंगे। क्या क्या सर्विसेज जो है पीएम गति शक्ति प्रोवाइड करेगा, ये प्लेटफॉर्म क्या प्रोवाइड करेगा हमारे बिजनेसेस को? तो जो सबसे पहली सर्विस है वो है प्लानिंग एंड ऑब्टेनिंग क्लियरेंसेस। अब जो पीएम गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहां पर 200 टाइप्स का जियो स्पेशल डेटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि ना सिर्फ, जैसे मान लीजिए कोई हाईवे बनना है तो ये बताएगा पीएम गति शक्ति कि जिस एरिया में आप हाईवे बनाने जा रहे हैं वहां पर पहले से कोई रोड है क्या, उस रोड पर कोई टोल प्लाजा है कि नहीं है, उसकी ज्योग्राफिकल स्थिति कैसी है, कि क्या कोई रिवर पास होता है या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं या स्टेट बाउंड्रीज हैं। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा, सो दैट आप अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है उसको आप जो है बहुत इफेक्टिवली प्लान कर सके। मान लीजिए 2 स्टेट्स के बॉर्डर पर है, अब हाईवे बनाना है, वो 2 स्टेट से निकलेगा, तो 2 स्टेट्स की आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी, 2 अलग अलग स्टेट्स में आपको लैंड एक्विजिशन की जरूरत पड़ेगी, या मान लीजिए रिवर है तो आपको ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे। तो आपको पहले से पता होगा कि किस तरह की ज्योग्राफी है, किस तरह की हमें परमिशन चाहिए रहेंगी, कितने स्टेट्स को हमें इन्वॉल्व करना है, कौन कौन सी अथॉरिटीज इनमें इन्वॉल्व होंगी। तो ये जो है सब चीजें, जब इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके अपने जो प्लान्स आपको बनाने हैं वो आप इफेक्टिवली बना सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपका जो एग्जीक्यूशन है वो इजी हो जाएगा। एंड ऑब्टेनिंग क्लियरेंसेस, अब जैसे मैंने बताया लैंड एक्विजिशन के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए किसी रिवर पे ब्रिज बनाना है तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत पड़ सकती है, तो आपको पहले से पता होगा कि मुझे ये क्लियरेंसेस चाहिए रहेंगे, ये परमिशन चाहिए रहेंगी, तो ये सारा आप पहले से प्लान आउट करेंगे। सेंट्रलाइज ट्रैकिंग, अब जैसे मैंने बताया क्या होगा, सेंट्रलाइज ट्रैकिंग होगी, एक रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी आपके प्रोजेक्ट्स की। अब ऐसा नहीं हो कि आपके प्रोजेक्ट्स को कोई देख नहीं रहा है, जितना मर्जी टाइम ओवररन, कॉस्ट ओवररन हो जाए, वो उससे मतलब नहीं होगा। अब रियल टाइम में मॉनिटरिंग होगी कि डेली बेसिस पर कितना आगे बढ़ा वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्या इसकी टाइमलाइंस थी, क्या माइलस्टोन्स थी, क्या वो पूरा हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो जो भी रेस्पेक्टिव अथॉरिटी है उसको बुला के पूछा जाएगा कि भाई क्यों नहीं हो रहा है। प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट्स, अब देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो अभी कहना चाहिए पाइपलाइन में ही रहे या इंप्लीमेंट अभी ना किए जाए या एग्जीक्यूट ना किए जाए तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रायोरिटी पर लेना होता है, जिनको पहले कंप्लीट करना होता है, तो अपने रिसोर्सेस को वहां पर लगाने की जरूरत होती है।
तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए। कि मान लीजिए कि कोई डिफेंस प्रोजेक्ट है, अब मान लीजिए एयरफोर्स को राफेल का प्रोडक्शन करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया है, मान लीजिए राफेल का प्रोडक्शन करना है कि अगले 3 साल में हमारे पास 50 राफेल और होने चाहिए। तो ये क्योंकि डिफेंस का मामला है, हमारे नेबरहुड ऐसा है कि हमें अपनी जो डिफेंस है उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, तो डिफेंस के सेक्टर को आपको ज्यादा प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। आपको राफेल के जो भी प्रोडक्शन के लिए जो भी प्रोजेक्ट लग रहा है, आपको उसको प्रायोरिटाइज करने की जो जरूरत है। तो आपको जो अपनी रिसोर्सेज हैं पहले यहां पर लगाने हैं। तो इस तरह से ये हेल्प करेगा कि हमारे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, किसको प्रायोरिटाइज करना है, किसको अभी नीचे रखना है, तो इसमें भी हेल्प करेगा, सो दैट जो भी प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट्स हैं वो पहले कंप्लीट हो पाए। प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस, तो जैसे बताया कि कौन कौन से क्लियरेंसेस आपको चाहिए रहेंगे, तो ना सिर्फ ये बताएगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस आपको चाहिए, बल्कि आप उनको ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ एक फ्रेमवर्क होगा, टाइम लिमिट होगी कि इतने में आपको जो है क्लियरेंसेस मिलने ही चाहिए। कि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस जो आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, आप विद इन 15 डेज, विद इन 21 डेज जो है आप बताएंगे कि ये आपको क्लियरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप फाइल रख करके बैठ जाएंगे और कुछ आगे नहीं बताएंगे। तो प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस में जो टाइम लगता है उसको भी रिड्यूस करने की बात है। पीएम गति शक्ति हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, ये कैसे हेल्प करेगा इन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। सबसे पहला जो बेनिफिट हमें होगा कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी क्या हुआ, एक डाउनटर्न आया, एक स्लोडाउन आया। उस स्लोडाउन से अगर उभरना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ग्रोथ जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। और पीएम गति शक्ति एग्जैक्टली यही कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी में, और इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो बूस्ट मिलेगी। इसलिए इट कैन हेल्प इन कमिंग आउट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक का जो शॉक था, तो उससे उभरने में हमें हेल्प करेगा। सेकेंडली, जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करेगा। अब इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो 13 to 14% ऑफ जीडीपी है। लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब होता है? लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान ले जाने में जो भी चीजें होती हैं दैट आर पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। ये सबसे पहले पैकेजिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेयर हाउस में जाएगा, मटेरियल हैंडलिंग होगी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। तो इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो काफी हाई है। अगर आप जापान की बात करें, आप यूएसए की बात करें, तो वहां पर ये सिंगल डिजिट में है कि 3% है, किसी का 4% है, किसी का 6% है। तो इंडिया क्या चाह रहा है कि वो एटलीस्ट इसको हाफ तो करे, एटलीस्ट 7 to 8% पर लेके आए। तो जब हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा हमारे, तो लॉजिस्टिक्स कि हमारे वेयर हाउसेस की कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारे ज्यादा एयरपोर्ट्स होंगे, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जो सी पोर्ट्स हैं, तो वहां पर हम ये सब इंक्रीज करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करते हैं, तो डेफिनेटली जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है हमारी, जो कि आज 13 से 14% ऑफ जीडीपी है, ये 7 to 8% ऑफ जीडीपी पर आ सकती है। थर्ड इज इकोनॉमिक जोन्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स। अभी जैसे हमने इकोनॉमिक जोन्स की बात करी कि चाहे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पार्क्स हो, अभी ये अपनी फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं रियलाइज कर पाते हैं? क्योंकि जो कनेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कि अच्छी रोड्स नहीं है, रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं आ पा रहा है, या भाई जो हमारे पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, तो वहां पर इतनी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा माल एक्सपोर्ट कर पाए। तो इन चीजों की वजह से क्या होता है कि हम उनका फुल पोटेंशियल जो है वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब पीएम गति शक्ति की वजह से ये सब चीजें इंप्रूव होंगी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी, तो हमें हेल्प होगी कि हम इन इकोनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स की फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर पाए। रिड्यूस इंप्लीमेंटेशन ओवरलैप्स। अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि पहले क्या होता था कि मिनिस्ट्रीज के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या होता था पहले कि मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड से कुछ लोग आए, उन्होंने कोई रोड बनाई, एकदम चकाचक रात भर में रोड बना करके गए। अभी पता चला कि 2 दिन के बाद ही वहां पर कोई केबल की लाइन डलनी थी,
मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी के केबल डलने थे, तो अच्छी खासी रोड बनी, फिर वो उसको खोद के चले जाएंगे और उसमें केबल डाल के चले जाएंगे, और फिर वो रोड ऐसी ही टूटी फूटी पड़ी रहेगी, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स है वो तो कहेगा हमने तो रोड बना दी, तो इतनी जल्दी तो उसका मेंटेनेंस होगा नहीं, फिर वो साल 2 साल जब भी उसका मेंटेनेंस का नंबर आएगा तब वो बनेगा। तो ऐसे जो इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस थे, जो ये ओवरलैप होते थे, तो पहले से नहीं कर सकते थे कि केबल पहले डाल दे फिर रोड बन जाए, क्योंकि हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, तो उसकी वजह से ये सारे इंप्लीमेंटेशन ओवरलैप्स होते थे। तो इन ओवरलैप्स को रिड्यूस करेगा पीएम गति शक्ति, क्योंकि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पता होगा कि कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो रोड्स है और जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी केबल्स बनने थे, वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे कि आप कब जा रहे हैं अपने केबल बिछाने, उसके बाद ही हम वो रोड बनाएंगे। तो इस तरह से जो इंप्लीमेंटेशन ओवरलैप है वो रिड्यूस होगा। सेव टैक्स पेयर्स मनी, ऑब्वियसली जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो वेस्ट होता है जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या होता है, टाइम ओवररन होता है, तो कॉस्ट ओवररन भी होता है। कि मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट को 10 साल में बनना था बट उसको 15 साल लगे, तो एक्स्ट्रा जो 5 साल लगे उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल लग रहा है, जो लेबर कॉस्ट आपकी एक्स्ट्रा लग रही है ना, बैंक से अगर लोन लिया गया है उस प्रोजेक्ट के लिए, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करना है, ऑब्वियसली अब वो सब रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि टाइम ओवररन नहीं होगा, कॉस्ट ओवररन नहीं होगा। तो जो टैक्स पेयर्स का मनी है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा। रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन, अभी तक जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होता था या इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होता था, वो कैसे होता था कि कोई इश्यू आ गया है तो 2 मिनिस्ट्रीज के जो है जॉइंट सेक्रेटरीज या एडिशनल सेक्रेटरीज जो है मिलकर कोई मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो अपनी अपनी लाइन मिनिस्ट्री में जो भी कंसर्न लोग हैं उनको कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, फिर दोबारा मीटिंग करनी पड़ रही है कि भाई सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ इश्यू। अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने से ये जो ह्यूमन इंटरवेंशन था कि मीटिंग करनी पड़ रही है ना, फिर डायरेक्शन देने पड़ रहे हैं, फिर रिव्यू मीटिंग हो रही है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपको जो भी कोऑर्डिनेशन करना है, जो भी आपके इश्यूज है वो वहां से रिजॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि ह्यूमन इंटरवेंशन रिड्यूस होगा, एक कहना चाहिए तो जो टाइम है वो सेव होगा और काम जो है वो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं पीएम गति शक्ति के सामने कि वो क्या सही में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ चैलेंजेस जो हैं आज हम फेस कर रहे हैं। वो क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्टेट्स। अब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो स्टेट्स कितना वहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी ऐसे टाइम पर जबकि कोविड की वजह से उनके जो फाइनेंसेस हैं वो रिड्यूस हुए, क्योंकि उनके रेवेन्यूज रिड्यूस हुए हैं, तो वो इस स्थिति में नहीं है कि वो सोशल सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर पाए, है ना, और साथ ही साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इतना ह्यूज इन्वेस्ट कर पाए। तो क्या इन्वेस्टमेंट आएगा स्टेट से, वो एक देखने वाली बात है। सेकंड इज लो क्रेडिट ऑफटेक। क्रेडिट ऑफटेक की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 2013 में जो क्रेडिट ऑफटेक की परसेंटेज अराउंड 14% थी, 2020 नवंबर में ये कितनी रह गई? ये 5.8% के अराउंड रही है, मतलब 6% के अराउंड रह गई है। मतलब क्या है कि जो लोन्स ले रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए वो कम हो गए हैं, लोग लोन लेना कम कर दिया है, बैंक्स ने लोन देना भी कम कर दिया है, क्योंकि एनपीए के क्राइसिस के बाद वो बहुत ही कॉशियस हो गए हैं कि यार पता नहीं लोन देंगे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, बीच में बंद हो गया, नहीं पूरा हो पाया तो हमारा फिर से जो लोन है वो एनपीए बन जाएगा। तो जो क्रेडिट ऑफटेक है वो रिड्यूस हुआ है। तो क्रेडिट ऑफटेक अगर रिड्यूस हुआ है तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्राइवेट सेक्टर कैसे इन्वेस्ट करेगा? तो ये एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा चैलेंज है आज हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हमें बनाना है तो। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। सबसे बड़ा जो चैलेंज है इसमें वो क्या है? लैंड एक्विजिशन का, क्योंकि लैंड एक्विजिशन क्या है, पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है ना। अपोजिशन वाले उसको हमेशा कहेंगे कि ले आप लैंड एक्वायर कर रहे हैं, लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं और ये सब चीजें हैं, तो वो बड़ी ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज हो जाती है, जिसकी वजह से जनरली लैंड एक्विजिशन में डिले होता है। आप किसानों को उकसाया जाता है कि जो कंपेंसेशन आपको दिया जा रहा है वो सही नहीं है, आप एक्स्ट्रा डिमांड करिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लैंड एक्विजिशन एक तो बहुत टाइम टेकिंग है इंडिया में,
और दूसरा कॉस्टली भी है। उसके बाद क्लियरेंसेस की आती है, चाहे वो आपके एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस हो, तो उस सब में बहुत टाइम लगता है। इसकी वजह से जो डिले होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट्स की वो इंक्रीज हो जाती है। ये सारे जो चैलेंजेस हैं आज पीएम गति शक्ति के सामने हैं, इनको दूर किए बिना पीएम गति शक्ति अपने आप से इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर सकता है। इसको अगर हमें दूर करना है इन चैलेंजेस को और पीएम गति शक्ति को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें कुछ काम करने होंगे। सबसे पहले हमें एड्रेस करना होगा की इश्यूज को। की इश्यूज का मतलब क्या है कि जो भी फैक्टर्स हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंपैक्ट करते हैं। अभी देखिए हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत हाई है, तो हमें अपने फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है सो दैट एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। सरकार की जो बोरोइंग्स हैं वो प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करने के लिए होनी चाहिए, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। तो हमें इस तरह की जो की इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना है। सेकेंडली हमें लैंड एक्विजिशन की जो ये प्रॉब्लम है इसको टैकल करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लैंड लीजिंग को प्रमोट कर सकते हैं, लैंड पूलिंग को प्रमोट कर सकते हैं, सो दैट लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम ना हो। थर्ड इज सॉल्व क्रेडिट चैलेंज। अब सरकार इस चैलेंज को दूर करने के लिए स्टेप्स तो ले रही है, बट अभी भी जो क्रेडिट ऑफटेक है वो इतना नहीं बढ़ा है। तो जो हमें एनपीए का रेजोल्यूशन है वो करना होगा। सबसे पहले कि एनपीए को रिजॉल्व करें, हम अपने बैंक्स को रिकैपिटलाइज करें, क्योंकि जब तक बैंक्स के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ हम फिर से जो है वो लोन्स दे सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, वो लोन नहीं देंगे तो कैसे इन्वेस्टमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अगर सबसे पहले क्या करना है कि अपने आप को एनपीए का रेजोल्यूशन करना है, उसके बाद जो है वो बैंक्स फिर से वो लोन देने की स्थिति में आ पाएंगे। इंप्रूव रोड परफॉर्मेंस। अब इंडिया में जो रोड्स हैं, कहने को तो हमारे हाईवेज काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी सड़क में काफी गड्ढे होते हैं। जो टोल प्लाजा है वो अभी भी सारे टोल प्लाजाज बहुत ऑटोमेटिक नहीं हुए हैं कि वो आपका जो है टाइम कम लगे, जिससे नहीं तो क्या होता है कि ट्रक्स लाइन में खड़े रहते हैं, उनका नंबर नहीं आता है, रातों रात खड़े रहते हैं, एंड देन फिर वो उनका जब नंबर आता है तो बहुत सारा टाइम जो है वो निकल चुका होता है। तो उनको क्या करना है, आपको स्पीड अप करना है। अब स्पीड बढ़ानी चाहिए रोड्स की, साथ ही साथ ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल भी होना चाहिए। आप ड्रोन से एसेट्स की मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ड्रोन्स की सहायता से कि कहां पे गड्ढे हैं, कहां पे कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है, कहीं पर अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो वहां पर ट्रैफिक पुलिसमैन को भेजा जाए, पुलिस को भेजा जाए, सो दैट वो ट्रैफिक को ईज आउट कर पाए, है ना। कहां पे ज्यादा गड्ढे हैं तो उनको भरने के लिए वो बता सकता है ड्रोन की कहां पे ज्यादा कंडीशन खराब है। तो इस तरह की चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन होता है इट इज थ्रू रोड्स। तो रोड परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना इज वेरी क्रिटिकल। तो पीएम गति शक्ति योजना हमें बना सकती है बिजनेस कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, बट बिजनेस कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हम तब बनेंगे जब हम ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर पाए। तो ये थी पीएम गति शक्ति योजना। मैं समझता हूं कि अब आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का कितना फोकस है और क्या क्या वो डिफरेंट स्टेप्स वो ले रहे हैं, और पीएम गति शक्ति आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।